जो ही एलसी ओपन की रिक्वेस्ट उनके पास आती है, कस्टमर के सारे क्रेडेंशियल और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद बैंक के हेड ऑफिस से इस चीज़ का अप्रूवल अगर आ जाता है कि जी आप इसको एलसी को इस्टेब्लिश कर दें, तो एलसी को इस्टेब्लिश करते ही आपका जो इशूइंग बैंक होता है वो आपको एक कस्टमर एडवाइस, आपको एक डेबिट एडवाइस देता है टू एप्लीकेंट। जो एप्लीकेंट है उसका नाम पता, फ्रॉम, सेंडर, फ़ोन एंड फैक्स, डेट मेंशन की जाती है कि जी फ़लाँ डेट में योर रेफरेंस, आपने इस रेफरेंस से हमें एक डाक भेजी थी, कॉरेस्पॉन्डेंस भेजी थी, हमारा ये रेफरेंस नंबर है, एलसी की अमाउंट आपकी $60,000 की, अकाउंट नंबर ये, परचेज ऑर्डर पीओ या इनवाइस नंबर, ये मैंने कहा है कि ये थ्रू आउट जो है वो चलेगा। डियर सर, प्लीज नोट दैट वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट डिटेल ऑफ विच आर एज फॉलो, एलसी इशूज कमीशन कैश ₹5 के अंदर, फिर स्विफ्ट चार्जेस फॉरन लॉन्ग 1500। तो ये बैंक ने चार्जेस आपके जो है वो काट लिए। टोटल अमाउंट ₹17,561 उन्होंने कहा, ये इंक्लूड्स एफईडी वेयर एप्लीकेबल एज पर करंट रेट्स, जो भी उस वक्त के हुकूमती रेट चल रहे थे। फिर यहाँ पे देखें कि पे डिटेल है, वी हैव डेबिटेड, हमने इतनी अमाउंट जो है वो डेबिट कर ली है, वी क्रेडिटेड योर अकाउंट, ये आपके अकाउंट डिटेल्स हैं। अब डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट है, आर सेल्फ डिटेल उन्होंने कहा जी हमारे पास महफूज है। तो 18,65,561 रुपये वी हैव डेबिटेड, वी हैव क्रेडिटेड यू। तो यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर उन्होंने आपको साथ में आपकी डेबिट एडवाइस भी भेज दी, साथ में आपको बता भी दिया कि आपकी एलसी ओपन हो गई है। अब जब एलसी ओपन होती है तो यहाँ पे एक मैसेज टाइप 700 फॉर्म है, मैसेज टाइप। अच्छा, जब एलसी ओपन होती है तो इसके लिए स्विफ्ट कोड में मैसेज टाइप 700 मैसेज को, स्विफ्ट कोड के मैसेज को टाइप कैसे करना है, तो उसमें ब्रांच का नाम, ब्रांच की सिटी, फिर उसका फ़ोन नंबर, फिर उसका स्विफ्ट कोड। अब स्विफ्ट कोड क्या है? स्विफ्ट कोड सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन है। ये बैंकों के दरमियान में मैसेजिंग का एक ऐसा महफूज तरीका कार है जिसको बिक भी कहते हैं, BIC, बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड, जिसमें जो सीक्रेट कोडिंग के ज़रिए से बैंक जो है वो दूसरे बैंक्स को मैसेज भेजते हैं, इसे स्विफ्ट कोड भी कहा जाता है। तो फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़ ओनली, मैसेज टाइप 740, ये इसकी जब ये इंटर बैंक इशूज़ हैं तो उसमें 700 की सीरीज़ है, तो उसमें मैसेज की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो ये जब एलसी के अप्रूवल का मैसेज आता है तो ये मैसेज टाइप 740 होता है। टू इंस्टीट्यूशंस, इस इंस्टीट्यूशन को सिटी बैंक न्यूयॉर्क के नाम से, फिर प्रायोरिटी इस एलसी की, इस मैसेज की जो है, इस स्विफ्ट मैसेज की जो प्रायोरिटी है वो नॉर्मल है। क्लॉज 20 कहती है जी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट नंबर इसका ये है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट या लेटर ऑफ क्रेडिट नंबर। फिर अकाउंट आइडेंटिफिकेशन ये है। फिर एप्लीकेशन के रूल्स क्या हैं, जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है जी वो रूल्स लगेंगे। ये जो क्लॉजेस यहाँ शराइत इसमें लिखी हुई हैं, ये URR के लेटेस्ट वर्जन्स के मुताबिक जो भी उस वक्त में चल रहे हों। अच्छा जी, फिर 31D ये कहते हैं जी डेट एंड प्लेस ऑफ एक्सपायरी, कि ये जो LC है ये इसकी डेट और उसकी एक्सपायरी की जो जगह है वो बताई जाएगी, ये एप्लीकेशन में भी लिखी हुई है। तो यहाँ पे पहले डेट और फिर उसकी एक्सपायरी की प्लेस। फिर उसके बाद में क्रेडिट अमाउंट है $60,000 है। फिर उसके बाद में 41A अवेलेबल विद बाय, अवेलेबल विद किसके साथ अवेलेबल है? ये ए के बैंक, जो टर्की का बैंक है मसलक इस्तांबुल में, उसके साथ अवेलेबल है ये अरेंजमेंट। बाय किसकी तरफ से? बाय पेमेंट। फिर उसके बाद में 42A ड्राई, इसका कौन है? ठीक है, जो ड्रार था वो पाकिस्तान के अंदर, फॉर एग्जांपल HBL बैंक है तो उसका ड्राई है वो इस्तांबुल के अंदर भेजने वाले का बैंक है। फिर उसके बाद में 42C कहता है कि ड्राफ्ट एट, ये जहाँ पे ये लिखा होगा कि ये एट साइट है, जो ही माल भेज दिया जाएगा आप सेम डे में या विद इन 30 डेज क्लेम कर सकते हैं। रीइंबर्सिंग बैंक चार्जेस CLM मैसेज टाइप 700, तो बैंक के जितने भी चार्जेस वगैरह होंगे, क्लेम्स होंगे, वो रीइंबर्स होंगे। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जो चार्जेस हैं वो कौन पे करेगा, एप्लीकेशन में ये मेंशन होता है। फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इररिवोकेबल। तो अब यहाँ पे वो जो शराइत या क्लॉजेस, ये देखिए, अब सबसे पहले बेचने वाले और ख़रीदार के दरमियान में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन तय पाई हैं, वही टर्म्स एंड कंडीशन सभी डॉक्यूमेंट के अंदर ऑनवर्ड जो है वो चलती चली जाएंगी। तो यहाँ पे बेचने वाले ने कहा था कि जी मुझे इररिवोकेबल आप जो है वो LC ओपन करके दें, फिर मैं आपके साथ काम करूँगा। तो हमने उसको ओपन कराया तो मैसेज में वो टाइप है जी ये इररिवोकेबल LC है। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट नंबर इसका ये है। फिर उसके बाद में डेट ऑफ इशू इसकी ये है। फिर एप्लीकेबल रूल्स इसके UCP लेटेस्ट वर्जन लगेगा। फिर डेट एंड प्लेस ऑफ एक्सपायरी इसकी, जो बेनिफिशरी होता है
उसकी प्लेस होती है, और डेट ऑफ एक्सपायरी अगर एट साइट है तो उसका मतलब कि उसकी शिपमेंट के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज़ एलसी की जो एक्सपायरी डेट होती है वो उसकी इशू से 1 साल होती है। फिर उसके बाद में एप्लीकेंट कौन है, पाकिस्तान के अंदर कंपनी एप्लीकेंट है, उसका एड्रेस। फिर बेनिफिशरी कौन है, जो सेलर है तुर्की के अंदर बैठा वो उसका एप्लीकेंट है। फिर करेंसी, फिर 32B में हमें करेंसी कोड और अमाउंट पुट करना होती है। मैसेज में जो स्विफ्ट कोड आता है तो उसमें ये लिखा है ये $60,000 है, अवेलेबल विद बाय। तो ये जो अरेंजमेंट है ये तुर्की के फलां बैंक के साथ अवेलेबल है। बाय कैसे, बाय पेमेंट, पैसों की अदायगी के लिए। ड्राफ्ट एट साइट, फिर ड्राई जिसके हक में इसको दिया गया वो बेनिफिशियरी का बैंक है। फिर उसके बाद में देखें इसकी 43P के ऊपर पार्शियल शिपमेंट अलाउड, फिर ट्रांसशिपमेंट अलाउड है। फिर उसके बाद में पोर्ट ऑफ लोडिंग, एयरपोर्ट ऑफ डिपार्चर मर्सन पोर्ट टर्की, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज एयरपोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पोर्ट कासम पाकिस्तान। लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट, लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट मेंशन की जाती है यहाँ पे। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज CFR पोर्ट कासम, कॉस्ट फ्रेट पेड। फिर उसके बाद में एक यूनिट 2217 मॉडल ग्रेन स्टोरेज सिलो विद एसेसरीज एंड एसेंशियल पार्ट्स एट $60,000 पर यूनिट। एज पर बेनिफिशरी परफॉर्मा इनवाइस, तो बेनिफिशरी का परफॉर्मा इनवाइस यानी कि जो उसने परफॉर्मा इनवाइस भेजी थी जिसको हमने पहले हिस्से के अंदर देखा। और जब स्विफ्ट मैसेज आता है तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है ये भी साथ में मेंशन होती है। अब यहाँ पे देखें इसको 46A कहते हैं डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर, ये हैं इनको डॉक, तो इंटरनेशनल कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे एलसी की पेमेंट को क्लेम करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि दोनों तरफ से पार्टी से रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले जी बेनिफिशियरी की तरफ से मैनुअली साइंड ओरिजिनल इनवॉइस मेड आउट इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट। नंबर 1, ये हम पहले भी दरखास्त के अंदर भी पढ़ चुके हैं। फुल सेट ऑफ क्लीन शिप्ड ऑन बोर्ड ओशन बिल। फिर उसके बाद में जी ये पाकिस्तान के अंदर जो भी बैंक एलसी इशूइंग है उसकी फेवर में। फिर उसके बाद में पैकिंग लिस्ट जिसमें मुकम्मल तफसील दी जाती है बायर की, सेलर की, फिर जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन। इसमें सिर्फ पैकिंग का जिक्र किया जाता है, आमतौर पे इसके अंदर कीमत का तयन नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद में बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट दे कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास हैं, दैट कॉपीज ऑफ पैकिंग लिस्ट एंड इनवाइस हैव बीन इनक्लोज्ड विद द कंसाइनमेंट, और वो इस चीज़ की यकीन दहानी करे कि इनवाइस और पैकिंग लिस्ट जो है वो कंसाइनमेंट के साथ जो माल है उसके साथ भी लगाई है उसने। कॉपीज ऑफ शिपमेंट एडवाइस टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड एप्लीकेंट एज पर फील्ड 47A1। वो यहाँ पे देखें जो उसने शिपमेंट कर दी, शिपमेंट एडवाइस से मुराद ये होती है कि जो शिपमेंट का जब आप शिप कराते हैं तो उसका जो बिल होता है, इनवाइस होती है, तो जो आपने प्रीमियम पे किया है ये हमने पहले डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी देखा है। तो आपने क्या करना है, शिपमेंट एडवाइस की एक कॉपी आपने इंश्योरेंस कंपनी को दे देनी है, एक एप्लीकेंट को दे देनी है। फिर दीगर शराइत हैं कि हम रिमिटेंस को अरेंज करेंगे। फिर उसके बाद में डिस्क्रिपेंसी किसी किस्म की होगी तो हर डिस्क्रिपेंसी के लिए $87 प्लस $20 जो है वो चार्ज किए जाएंगे एज अ कॉस्ट। फिर ईच स्विफ्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दी प्रोसीडिंग्स, तो हर जो स्विफ्ट मैसेज है उसके लिए ये खर्चा लगेगा। तो इसलिए एक ही दफ़ा सोच समझ के जो भी आपको मामला करने हैं उनको पहले से प्री डिसाइड और वेल इस्टेब्लिश करने। एडिशनल कंडीशन क्या है जी, इंश्योरेंस covered by applicant, all shipment under this credit must have advised by the beneficiary on the same day of shipment। क्योंकि ये LC at site है तो जब आपने शिपमेंट करनी है तो सेम डे में आपने इन मामलों को प्रोसीड करना है। डायरेक्ट टू यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, एक आपने इसको भेज देनी है, ठीक है, और एक आपने एप्लीकेंट को इसकी कॉपी भेज देनी है। फिर उसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट क्या है जी, इनवाइस एक्सीडिंग दिस क्रेडिट अमाउंट नॉट एक्सेप्टेबल, तो $60,000 से ज़्यादा की इनवाइस इसमें एंटरटेन नहीं किया जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे जी ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट इंडिकेट दिस डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट नंबर। ये स्विफ्ट कोड के अंदर जो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट या एलसी का यूनिक नंबर है वो हर डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन होना चाहिए। गुड्स आर इम्पोर्टेबल अंडर द फॉलोइंग HS कोड, कि गुड्स आपकी जो मुल्क की इम्पोर्ट पॉलिसीज़ हैं, कवानीन हैं, उसके मुताबिक इम्पोर्टेबल हैं। इम्पोर्टर्स एंटीएन विच शुड अपीयर ऑन इनवाइस, इम्पोर्टर का नेशनल टैक्स नंबर इनवाइस के ऊपर मेंशन होना चाहिए। HS कोड नंबर ये है। फिर उसके बाद में इम्पोर्टर एंटीएन नंबर ये है। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर नेगोशिएशन फॉर फुल इनवाइस वैल्यू ऑफ शिपमेंट, तो एक ही दफ़ा में फुल इनवाइस आपने क्लेम करनी है। आल ड्राफ्ट्स अंडर दिस क्रेडिट मस्ट बी मार्क्ड ड्रॉन अंडर द इशूइंग बैंक। फिर स्टेल, कटे फटे, क्लॉज्ड, शॉर्ट फॉर्म, ब्लैंक, चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग, नॉन नेगोशिएबल सीवे बिल नॉट एक्सेप्टेबल।
मतलब फटे पुराने, कटे फटे या कटिंग वाले या मशकूक किस्म का बिल ऑफ लेडिंग जो है वो क्लेम नहीं किया जाएगा। हाउस फॉरवर्डर्स बिल ऑफ लेडिंग नॉट अलाउड। फॉरवर्डर अपनी तरफ से बिल बना कर देता है जी, माल फॉरवर्ड हो गया, उसका बिल क्लेम नहीं किया जाएगा। जो BL है, बिल ऑफ लेडिंग है, वही काबिल कबूल होगा। पेमेंट की टर्म्स, पेमेंट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ LC विल बी मेड एज अंडर। पेमेंट ऑफ 40% ऑफ LC अमाउंट विल बी मेड इन एडवांस। ये वही बातें जो कि पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले तय की थी, स्विफ्ट कोड के अंदर मेंशन कर दी जाती हैं। उसकी वजह यह है, पेमेंट तब तक अदा नहीं की जाएगी जब तक दोनों पार्टीज के बाहमी तय की गई टर्म्स एंड कंडीशन सारी की सारी मेट नहीं, ये अदा की जाएगी बिफोर 4 वीक्स। ये सारी वही शराइत हैं, ठीक है, जो हमने पहले मेंशन की हैं। बेनिफिशरी की डिटेल लिख दी हैं, उसका पता, फिर चार्जेस कौन पे करेगा, 71D। All bank charges including reimbursement and confirmation charges outside Pakistan are on beneficiary's account and all bank charges inside Pakistan are on the applicant's account। ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। फिर उसके बाद में पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन इन डेज 21 फ्रॉम BL डेट विद इन LC एक्सपायरी। ठीक है, यहाँ पे उसने 30 दिन का नहीं मेंशन किया, उसने कि LC की एक्सपायरी भी 21 दिन के अंदर अंदर या तो आप इसको प्रेजेंट करें या मैक्सिमम आप ड्यूरेशन दे सकते हैं BL से, बिल ऑफ लेडिंग के बाद LC की एक्सपायरी तक। फिर उसके बाद कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शन, कंफर्म, ये कंफर्म LC है, रिक्वेस्टेड कंफर्मेशन पार्टी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें, वही बैंक जो है वो एडवाइजिंग बैंक हो सकता है, वही बैंक कंफर्मिंग बैंक भी हो सकता है। ये ऑन दी अदर हैंड कोई मुख्तलिफ बैंक भी हो सकता है। तो कंफर्म का मतलब ये होता है कि आप जो सेलर है उसको पेमेंट लाजमी तौर पे की जाएगी, बैंक LC की कंफर्मेशन के लिए इजाफी पैसे चार्ज करता है। फिर 53A रीइंबर्सिंग बैंक, रीइंबर्सिंग बैंक सिटी बैंक है या अमेरिकन बैंक है। इंस्ट्रक्शन टू द पेमेंट एक्सेप्टिंग नेगोशिएटिंग बैंक, अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग मस्ट बी एंडोर्स्ड ऑन दिस लेटर ऑफ क्रेडिट। तो हर तरह की जो ड्राइंग्स हैं वो इस लेटर ऑफ क्रेडिट के मेंशन करते हुए की जाएंगी। ओरिजिनल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सेंट टू द इशूइंग बैंक, उसका पता लिखा हुआ है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी हुई हैं और लिखा हुआ है कि आपने बाय कुरियर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। और फिर साथ में लिखा हुआ कि बेनिफिशियरी की कॉस्ट के ऊपर ये मामला होंगे। फॉर ऑल कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट ऑन स्विफ्ट अकाउंट, उन्होंने अपना जो है स्विफ्ट कोड दे दिया कि इसके ऊपर आप स्विफ्ट मैसेजेस भेज सकते हैं। फिर उसके बाद में एडवाइस थ्रू बैंक, फलाने बैंक की एडवाइस पर ये चीज़ें होंगी। तो ये अगर पाकिस्तानी बैंक इस केस के अंदर इंपोर्ट में जो है वो होगा इशूइंग बैंक, और जो तुर्की के अंदर बैंक है जो सेलर का बैंक है वो ऐसी सूरत में एडवाइजिंग बैंक होगा। सेंडर टू रिसीवर इंफॉर्मेशन काइंडली एडवाइस दिस LC अंडर इंटीमेशन टू अस। तो उसने कहा कि आप हमें भी इंटीमेट करें और एप्लीकेंट को भी बता दें कि उसकी LC ओपन हो गई है। कन्फर्मेशन टू बी एडेड एट बेनिफिशियरी रिक्वेस्ट एंड कॉस्ट। तो यहाँ पे ये ज़हन में रखें कि आप अगर इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो जो बेनिफिशियरी है उसकी रिक्वेस्ट पे इसको कंफर्म किया जाएगा और इसकी कॉस्ट भी बेनिफिशियरी देगा। तो ये स्विफ्ट कोड है। फिर उसके बाद में जब आप ये सारे मामलात कर लेते हैं, BL जो सेलर है माल को शिप पे लाद देता है और BL यानी कि बिल ऑफ लेडिंग और दीगर डॉक्यूमेंट अटैच करके फॉरवर्ड कर देता है, वो पेमेंट को क्लेम कर सकता है क्योंकि ये LC साइट है। तो ऐसी सूरत में आप देखें, ये जो डॉक्यूमेंट इस वक्त आपके सामने है, ये रिटायरमेंट ऑफ LC से हम कहते हैं, कस्टमर एडवाइस है। रिटायरमेंट ऑफ LC से मुराद ये है कि LC की पेमेंट जो है वो बैंक वो कर रहा है और LC अपना मकसद या पर्पज़ सर्व कर रही है। तो यहाँ पे वो एप्लीकेंट को एड्रेस करता है और उसे बताता है कि जी फ़लाँ डेट में आपका रेफरेंस ये है, हमारा ये रेफरेंस ये है, LC की अमाउंट इतनी है, परचेज़ ऑर्डर या इनवाइस नंबर आपका ये है, हम आपको 17,181 रुपये चार्ज कर रहे हैं। स्विफ्ट चार्जेस आपके फ़ॉरेन शॉर्ट 600 रुपीज़ के हैं। 17,781 रुपये आपकी LC की रिटायरमेंट का ख़र्चा है। फिर उसके बाद में वी बाय, यदि हमने फॉरेन एक्सचेंज अराइजिंग फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन इज़ एज फॉलो। इसको आप जो है वो कह सकते हैं कि ये एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हमने इतने पाकिस्तानी रुपए दे के, परचेज रेट ये है 164 रुपये 57 पैसे के ऊपर हमने $60,000 ख़रीदे और इसका ऑप्शन डील रेफरेंस नंबर ये है, ठीक है। अच्छा, सेटलमेंट इज़ एज फॉलो। वी हैव डेबिटेड, हमने इतने पाकिस्तानी रुपए के साथ आपको डेबिट किया। वी हैव डेबिटेड, हमने ये जो पाकिस्तानी रुपए हैं इतने में आपको डेबिट किया। तो ये कंप्यूटर जनरेटेड एडवाइस है, सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है। आजकल मैं पहले भी बताया कि पेपरलेस इन्वायरमेंट के अंदर काम होता है। तो यूँ LC रिटायर हो गई, आपके अकाउंट से इतना पैसा, इतना पाकिस्तानी रुपए जो है वो कट के $60,000 में कन्वर्ट हुए और बेनिफिशियरी के बैंक को भेज दिए गए।
और बेनिफिशियरी का बैंक आके वो पैसे बेनिफिशियरी को आगाह करके डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसको कन्फर्मेशन दे देता है कि जी आपका पैसा आ गया है, आप अपने पैसे निकाल लें। तो ये था जी एलसी को ओपन करने के लिए दरख्वास्त से लेकर उसकी एलसी की कन्फर्मेशन, उसके स्विफ्ट मैसेज की डिटेल्स, फिर एलसी की रिटायरमेंट यानी कि पेमेंट। तो ये चीज़ बातें बहुत टेक्निकल हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैंने इसको बयान किया है। एकेडमिक पर्पस में इतनी डिटेल में जो है वो आपके लिए जाना ज़रूरी नहीं है। आपने जस्ट जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट हैं उनको देख लेना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। आपने जो एप्लीकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उनकी लिस्ट को मद्देनज़र रख लेना है। स्विफ्ट कोड के अंदर वही टर्म्स एंड कंडीशन और शराइत होती हैं जो दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपस में तय कर लेती हैं। फिर वही चीज़ें आपका जो स्विफ्ट कोड है MT700 उसमें MT740 के अंदर मेंशन की जाती हैं। और LC नंबर और P परचेज़ ऑर्डर ये थ्रू आउट जो है वो चलता है। दोनों पार्टीज़ के नाम, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो थ्रू आउट हर डॉक्यूमेंट के ऊपर चलते हैं। अब मैं आपको इस वक्त मैं आपको एक मुकम्मल लिस्ट प्रेजेंट करता हूँ इनको डॉक की इंटरनेशनल कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये खुसूसी तौर पे कुछ ममालिक या ओरिजिन्स के को स्पेसिफाई करता है। फिर कमर्शियल इनवाइस, कंटेनर पैकिंग लिस्ट, फिर डेक्लेरेशन ऑफ ओरिजिन। ये जो डेक्लेरेशन है वो ये है कि ये जो चीज़ें या गुड्स हम भेज रहे हैं इनकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, ये आम तौर पे जो इंपोर्टर है वो डेक्लेरेशन देता है। एक्सपोर्टर से भी डेक्लेरेशन दी जाती हैं कि ये जो गुड्स आप मंगा रहे हैं या भेज रहे हैं ये लीगल है हमारे मुल्क में लाना और लेके जाना। फिर उसके बाद में डेक्लेरेशन ऑफ ओरिजिन है उन गुड्स का की मेकिंग का या उनको ग्रो करने का जो ओरिजिन इलाका है, मुल्क है, वो कौन सा है। फिर उन गुड्स को फॉरवर्डिंग करने के लिए क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को क्या इंस्ट्रक्शन या हिदायत आप देते हैं, इसका अलग से एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। नोट कर रहा है उसकी जो सिक्योरिटी की फाइलिंग है। फिर के बाद पैकिंग डेक्लेरेशन है कि हमने जो पैकिंग की है इसका साइज़, डायमेंशन और इसके अंदर ये कंटेंट है, ये कलर, ये स्पेसिफिकेशन की चीज़ें हमने इतनी रखी हुई हैं। फिर उसके बाद में पैकिंग लिस्ट है जो हमने पैकिंग की है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। फिर उसके बाद में ये डेक्लेरेशन ये है कि हमने ये पैक किया है। पैकिंग लिस्ट ये है कि हर पैक के अंदर ये है। फिर पैकिंग लिस्ट आइटम है, पैकिंग की जो लिस्ट है उसमें क्या क्या आइटम्स हैं। फिर उसके बाद में शिपर्स लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो शिपर है भेजने वाला है उसका लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन दे दे अपनी चीज़ों की हैंडलिंग, उसको रखने उठाने और जो है वो मूव कराने के हवाले से। हजार्डियस गुड्स, ब्लास्टेबल गुड्स, ऐसे मवाद जो फट सकते हैं, जिनको आग लग सकती है, उनके लिए खुसूसी हिदायत भी हो सकती हैं, या फ्रोज़न चीज़ें हैं या फिर पेरिशेबल चीज़ें हैं। फिर शिपिंग इंस्ट्रक्शन, जो शिपिंग है, जो बहरी बेड़ा या वेसल है उसके लिए क्या हिदायत हैं। फिर वेरीफाइड ग्रॉस मैस डिक्लेरेशन, आप वेरीफाई करते हैं कि ग्रॉस मैस डिक्लेयर करते हैं, आप वेरीफाई करते हैं कि ग्रॉस मैस क्या है आप जो तजारती माल भेज रहे हैं उसका। तो ग्रॉस मैस और नेट मैस क्या होता है। नेट मैस ये होता है कि आप जो चीज़ें भेज रहे हैं उनका वज़न, डायमेंशन कितना है। फिर ग्रॉस मैस डिक्लेरेशन क्या है, बशमूल पैकेजिंग उसका मैस कितना बनता है। तो आपने वेरीफाइड ग्रॉस मैस डिक्लेरेशन का एक फॉर्म भी साथ में देना है। तो आमतौर पे ये बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है इनकोडॉक्स का, करीबन 15 के करीब डॉक्यूमेंट्स इसमें शामिल हैं। थैंक यू वेरी मच आज का लेंथी सेशन हमारे साथ कंटिन्यू करने के लिए। आप मज़ीद कोई क्वेश्चंस करना चाहें, कोई क्रिटिक करना चाहें, किसी चीज़ के बारे में कोई डिटेल जानना चाहें, हमें कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।